हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, काफी दिनों से क्या सराहियां हो रही हैं कि का बिस्तर बोरिया गोल होने वाला है, लेकिन आज खुद मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और स्पीकर कौमी असेंबली आज़ सादिक ने कह डाला कि इनको भी नहीं लगता कि मौजूदा असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगी। आजकल हल्का बंदियों से मुतल्लिक एक बहुत ही अहम बिल सेनेट से पास नहीं हो पा रहा। अगर ये बिल जल्द मंजूर नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन ने खदशा जाहिर कर दिया है कि आइंदा इंतखाबात हाल ही में होने वाली मरदमशुमारी के तहत नहीं हो सकेंगे, यानी आइंदा इंतखाबात आर्टिकल 51 के तहत 1998 में होने वाले मरदमशुमारी के तहत करवाने पड़ेंगे। ये फैसला अदालतों में लेटर ऑन चैलेंज भी हो सकता है, जिससे एक सियासी बहरान भी पैदा हो सकता है। अगले इंतखाबात गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार भी हो सकते हैं। शायद इसीलिए एहसन इकबाल भी खदशे के इजहार कर चुके हैं कि निगरां हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत यानी 90 दिनों से ज़्यादा रह सकती है, जिसके नतीजे में अगले इलेक्शन आम इंतखाबात मुदाखलत और धांधली का शिकार हो सकते हैं और वहाँ पे अंदेशा है कि ये सब कुछ हो जाए उस इंतखाबात में। अगर आम इंतखाबात और सेनेट इंतखाबात अपने अपने मुकर्ररा वक्त पे होते हैं तो मुस्लिम लीग नून की सेनेट में पोजीशन मजबूत होती हुई नजर आती है। इसीलिए ये क्या सराहियां भी हो रही हैं कि ऑपोजिशन हुकूमत को मात से पहले ही घर भेज देगी और ये अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगी। कौमी असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक साहब ने भी आज मेरे सामने इसी खदशे का इजहार किया और हमने इनसे बात की नेशनल असेंबली में चलते चलते। बहुत बहुत शुक्रिया मैं ये इंटरव्यू देने का। मुझे ये बताइए कि कल तक फाटा रिफॉर्म्स का जो बिल था, बल्कि परसों तक, वो नेशनल असेंबली के एजेंडे के ऊपर था, मगर यकदम वो गायब हो गया। इसकी क्या वजह है? यकदम गायब नहीं हुआ। जो हमारा नेशनल असेंबली का एजेंडा है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के थ्रू। सारी मिनिस्ट्रीज रूट करती हैं थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने हमें एजेंडा दिया, हमने एजेंडा लगा दिया। उसके बाद उन्होंने एजेंडा विड्रॉ करने का कहा और हमारे रूल्स इजाज़त देते हैं कि दे कैन विड्रॉ एन एजेंडा एंड दे कैन प्रपोज एन एजेंडा ऑल्सो। तो विड्रॉ करने की वजह क्या थी जी? ये आप उनसे पूछेंगे क्या वजह थी कि मे बी दे डिड नॉट गो थ्रू इनफ कंसल्टेशन। जब उन्होंने लाया जल्दी में ले आया या वट एवर द इशू इज़, बट दिस हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द नेशनल असेंबली। वी जस्ट ब्रिंग द एजेंडा वो टेबल पे जो हमें पार्लियामेंट्री अफेयर्स देता है। मगर स्पीकर साहब, चूंकि आप अपनी पार्टी की भी तर्जुमानी कर रहे हैं और आप इस पार्टी के ट्रबल शूटर भी रहे हैं, मैंने देखा है, तो ये बताइए कि इस वक्त दो बिल्स जो हैं वो लटके हुए हैं। एक है डीलिमिटेशन का बिल, हल्का बंदियों का बिल सेनेट के अंदर, और एक है फाटा रिफॉर्म बिल। एक कॉन्सेप्ट है, एक परसेप्शन है कि इसके ऊपर सियासत हो रही है और इसके ऊपर लेन देन की सियासत हो रही है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या रिजर्वेशंस हैं? चूँकि नेशनल असेंबली में आप एक ट्रबल शूटर थे, आपने आपकी रजामंदी के बाद उन्होंने नेशनल असेंबली से ये पास किया था, तो अब सेनेट में क्यों अटका हुआ? डीलिमिटेशन का इशू जब नेशनल असेंबली में आया था तब प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे लेटर लिख के मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं मीटिंग कन्वीन कर को इस इशू को रिजॉल्व कराऊँ। 5 मीटिंग्स हुई। पहली मीटिंग में सब कुछ रिजॉल्व हो गया था, दूसरी में फाइनलाइज ड्राफ्ट हो गया ना, ऑल ऑफ अ सडन एवरीथिंग वाज स्टॉप्ड। फिर हमने फाइनली नेगोशिएट करके और उसको फाइनली नेशनल असेंबली से अप्रूव करा लिया था डीलिमिटेशन वाला बिल, और यहाँ से नेशनल असेंबली से हमने आगे भेज दिया। तो हमारा जो रोल था वो हमने फुलफ़िल कर लिया। मैं ट्रबल शूटिंग का जब तक मुझसे कहा नहीं जाता तो मैं ख़ुद ज़बरदस्ती नहीं लेता। मैं मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में मुझे कहा गया कि जी आप करें, फैसिलिटेट करें, गवर्नमेंट अपोजिशन का दोनों की यही ख्वाहिश थी, तब मैंने उसके ऊपर अपना रोल प्ले किया। सो ट्रबल शूटिंग मैं पार्टी के लिए नहीं करता, ट्रबल शूटिंग तब करता हूँ कि जब अपोजिशन एक्सेप्ट करे और गवर्नमेंट भी रिक्वेस्ट करे तो फिर मैं वो करता हूँ। हमारी एक बुलबुल है, उसने हमें बताया है कि शहरी रहमान साहिबा और नवीद कमर और खुर्शीद शाह साहब भी आपको मिल के गए हैं, तो कोई ना कोई बातचीत, सियासी लोग जब बैठते हैं तो सियासी बात ही करते हैं, तो कोई ना कोई बातचीत तो हो रही होगी। और अभी इस वक्त जो एक डेडलॉक है वो डिलिमिटेशन बिल का है, और रियाज साहब आपको भी पता है कि अगर ये बिल पास नहीं होता तो
फिर राह हमवार नहीं होती अगले इलेक्शन के लिए। तो ये बहुत अहम है कि ये बिल पास हो। इस वक्त क्या मुतालबात हैं उनके जो आप पूरे नहीं कर पा रहे? तीनों मेंबरान जिनका आपने नाम लिया अपोजिशन के, तीनों मेरे साथ खाना खा के गए। हमने डिलिमिटेशन भी डिस्कस की है, हमने फाटा रिफॉर्म्स भी डिस्कस किए हैं, हमने मुल्क की पॉलिटिकल सूरत हाल भी डिस्कस की। ये जनरली मैं करता रहता हूँ और सिर्फ पीपल्स पार्टी से नहीं करता, मगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के दोस्तों के साथ भी डिस्कशन होती रहती है। वो कहते हैं कि 11 मुतालबे हैं उनके। वो 11 मुतालबे क्या हैं? एक तो आपने पहले भी बताया कि यूनाइटेड नेशन से वो चाहते हैं थर्ड पार्टी। गवर्नमेंट के जो वजीर साहब आए हुए थे उस खाने पे, वो खुद पूछ रहे थे कि मुतालबात किसके पास हैं, किसको दिए, हमारे पास तो नहीं है। और मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि सैयद नवीद कमर साहब, खुर्शीद शाह साहब और शहरी रहमान साहबा को ये मुतालबात का नहीं पता इल्म था। तो ये किसने भेजे हैं, किसने दिए हैं, शरताज हैदर साहब ने दिए हैं, उसकी हमें नॉलेज नहीं थी, ना ही गवर्नमेंट के मिनिस्टर को नॉलेज थी। क्या यूनाइटेड नेशन से थर्ड पार्टी ऑडिट कराना एक मुतालबा है? यूनाइटेड नेशंस का इतना अगर उनका है, जो मैंने मीडिया में पढ़ा, दैट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। यूनाइटेड नेशंस को आप इंगेज करेंगे, वो तो फिर आप जो अगला 2018 के बाद जो इलेक्शन आएगा ना, अगले 5 साल के, उसको प्लान आज से कर सकते हैं, मगर इट इज़ नॉट पॉसिबल कि यूनाइटेड नेशंस का। बट अगेन ये गवर्नमेंट का फैसला है कि गवर्नमेंट क्या इसमें फ़ैसला करती हैं कि क्या वो यूनाइटेड नेशन से कराना चाहती हैं, या क्या वो नेटो से कराना चाहते हैं, या ISF से कराना चाहते हैं, या किससे कराना चाहते हैं। तो आखिर में ये हुकूमत का ही फैसला होगा? हुकूमत और अपोजिशन का होगा फैसला, बट यूनाइटेड नेशंस का प्रैक्टिकल नहीं। आज जो कंसल्टेंट अपॉइंट होना है उसका एडवर्टीजमेंट भी आ गया। मेरी परसों स्टैटिस्टिक्स डिवीजन की सेक्रेटरी से बात हुई थी, तो वो एडवर्टीजमेंट भी आ गया है। सर, डेडलॉक खत्म होगा इस बिल के ऊपर आपकी होना तो चाहिए, होना तो चाहिए। आपको क्या लग रहा है, इम्कान है? मेरी ख्वाहिश है कि ये डेडलॉक खत्म हो और इसके ऊपर रेजोल्यूशन हो। सर, फाटा रिफॉर्म्स बिल के ऊपर आपसे बात करनी है। उसके ऊपर सारी मुल्क की नज़रें लगी हुई हैं। जमात इस्लामी कहती है कि हम धरना करेंगे अगर 31 दिसंबर तक ये फाटा रिफॉर्म बिल पास ना हुआ। इसके अंदर मौलाना फजल रहमान और अचकज़ई साहब भी एक रुकावट है। मौलाना फजल रहमान साहब की रिजर्वेशंस हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब की भी रिजर्वेशंस हैं, मगर फाटा रिफॉर्म्स जो है ये सबका इंटरेस्ट है और ये इस गवर्नमेंट ने ही इनिशिएटिव लिया। मैंने 2002 और 2008 की पार्लियामेंट में इतना बड़ा इनिशिएटिव किसी को नहीं देखा पहले। ये लोग गए हैं, इन्होंने फाटा का हर एरिया विजिट भी किया है, रिपोर्ट भी बनाई है। रिपोर्ट बनाने का कहाँ हुआ है रियाज साहब? रुका हुआ है, आई थिंक कि ये मौलाना साहब से बात करना चाह रहे हैं और महमूद खान साहब से कि उनकी क्या रिजर्वेशन है, बिकॉज ये सिर्फ जुरिस्डिक्शन अदालत की जुरिस्डिक्शन के हवाले से है ये, और ये स्टेज वाइज होगा। अगर ये हम सोचें कि ओवरनाइट रिफॉर्म्स आ जाएंगे, वो नहीं आएंगे। तो ये जो बिल आ रहा है इसमें कि फाटा की पेशावर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के हवाले से है ये। स्पीकर साहब, सरगोदा के पीर सियालवी ने फैसलाबाद के अंदर जलसा किया और वहाँ पे आपके 2 MNAs गुलाम बीबी भरवाना और निसार जट ने अपने इस्तीफ़े दे दिए। कैसा लगा कि इस्तीफ़े उन्होंने पीर के सामने दिए और आपके पास नहीं लाए? जी, मेरे पास तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मगर आपको कैसे लगा, चूँकि आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, बजाय कि वो आपके पास लाते वो किसी पीर के पास ले गए? इस तरह की रेजिग्नेशंस पहले आती रही हैं, PTI की रेजिग्नेशंस आई, मगर जब वेरिफिकेशन की बात आई तो उन्होंने वेरीफाई नहीं कराया। MQM की आई, उनकी भी वेरिफिकेशन नहीं थी, इट वाज जस्ट अ प्रेशराइजिंग टैक्टिक, या उनकी अपनी स्ट्रेटजी थी इस तरह। और आपने सुना ही होगा कि MQM के कुछ डिसेंडेंट MNAs हैं, उनकी भी आई, बट वो अल्टीमेटली आती नहीं। निसार जट साहब तो ये कह रहे हैं कि जी दबाव के नतीजे में मैंने ये रेजिग्नेशन दिया, उलमा का दबाव था। आपने उनसे कोई राब्ता किया, पूछा उनसे कि क्या दबाव है आपके? ये उनकी पॉलिटिकल पार्टी का काम है राब्ता करना, मेरा काम नहीं है कि मैं उनसे राब्ता करूँ, ना मैं करूँगा। बट मेरे पास जब आएंगे तो आई विल डील विद इट। जो हमारा प्रोसेस है उसको प्रोसेस में डालेंगे, वेरिफिकेशन होगी, सिग्नेचर वेरिफिकेशन होगी, पूछा जाएगा उनको बुला के इन प्राइवेट के क्या है क्या नहीं। तो अंडर प्रेशर के ऊपर तो हमारी, बट लेट अस नॉट गो इनटू डिटेल्स। हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो हैं वो हमें गाइड करती हैं इन पे किस तरह डिसीजन लेने। सर, आप फेडरेशन की एक अलामत हैं, कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं। धरने के नतीजे में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, आज जो हुआ है, एक प्रोटेस्ट हुआ है लॉयर्स का, तो उन्होंने कहा कि जी स्टेट ने ऑलरेडी ने ये डिसाइड कर लिया है कि अगर इस तरह के कोई धरने होंगे तो मुआहदे किए जाएंगे और फिर थर्ड पार्टी इंटरवेंशन आप करा लें। तो एक तरीके से तसादुम की तरफ वो मामला लेके गए हैं। 2 लॉबीज़ हैं, एक जो कहती हैं कि जी मुहाज़राई करनी चाहिए, एक कहती है जी मिल बैठ के कर लेना चाहिए। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? जिस तरह स्टेट ने धरनों को डील किया, मुनासिब था?
मेरी तो ये राय है कि हमें वो करना चाहिए जो इस मुल्क के लिए सही है। अगर हम सोचते हैं कि धरने सही हैं, ज़रूर करें। अगर हम सोचते हैं कि बैठ के बातचीत करके चीज़ें रिजॉल्व करें तो वो सही है। मगर अगर नुकसान मुल्क का हम करके कुछ अचीव करना चाहते हैं तो मैं उसका हामी नहीं हूँ। जो हमने काम करना है, अगर ये मुल्क है तो हम हैं, अगर ये मुल्क सलामत है तो हम हैं। मुल्क के दुश्मन जो हैं वो बेशुमार हैं, मुल्क के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके दुश्मन बेशुमार हैं। तो हम अगर अक्लमंदी से काम नहीं लेंगे, जज्बात से काम लेंगे, तो हम इस मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे और फिर अपनी ज़ात तो ऑटोमेटिकली। बात ये भी हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई अगर और एमक्यूएम भी अगर वो सारे ही इस्तीफे दे देते हैं नेशनल असेंबली से, तो फिर तो एक बहरान पैदा हो जाएगा ना, और फिर सेनेट इलेक्शन से पहले ही आपको असेंबलियां डिसॉल्व करनी पड़ेंगी। फिर क्या हम अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाएंगे? मैं तो असेंबली डिसॉल्व करने की पोजीशन में नहीं, जब रेजिग्नेशंस आएंगे तो आई विल हैव टू डील विद देम इंडिविजुअली, बिकॉज किस बेस पे आते हैं और हर मेंबर का रेजिग्नेशन को इंडिविजुअली मुझे डील करना पड़ेगा। डू यू सी इट गोइंग दैट वे? कुछ सेंस आ जाती है एज अ स्पीकर, यू कैन टेल व्हाट मुझे कुछ लगता है। कैसे? मुझे कुछ लगता है कि कुछ होने वाला है। कैसे लगता है आपको? जो मैं देख रहा हूँ, ये मैंने 2002 में भी नहीं देखा, 2008 में भी नहीं देखा। मैं जो अब देख रहा हूँ वो देख के दुख होता है जो कुछ हो रहा है। मुख्तलिफ क्या है इस बार? वो है जो मुझे पसंद नहीं है, जो मुल्क के मुफाद में नहीं है। क्या आपको पसंद नहीं है? आप समझते हैं कि कोई जो और कुछ हो रहा है वो आपके सामने हो रहा है। पिछले 2-3 महीने में जो कुछ हुआ, आपको लगता है कि ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी? अल्लाह करे, इंशाल्लाह करेगी, मगर मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता? आपको लगता है कि सेनेट इलेक्शन से पहले ही इलेक्शंस हो जाएंगे? ये मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूँ, मगर अल्लाह करे वो हो जो मुल्क के लिए बेहतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब हमें ये इंटरव्यू देने का। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले आपने देखा कि कौमी असेंबली स्पीकर रियाज सादिक साहब ने कहा कि उनको नहीं लगता कि ये असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। रिएक्शन लेने के लिए हमने बात की कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट्री रहनुमा नवीद कमर से, और उनसे हमने पूछा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सेनेट में अपोजिशन के साथ हुकूमत पर भारी पड़ रही है, हल्का बंदियों का बिल पास क्यों नहीं कर रही और क्यों नहीं करने दे रही, क्योंकि इससे पूरे जमहूरी सेटअप को नुकसान भी हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त नाजरीन हुकूमत के साथ बैकडोर राब्ते जो हैं वो जारी हैं। आज भी नवीद कमर साहब और शेरी रहमान साहिबा स्पीकर साहब से मिले, लेकिन उनसे पूछना ज़रूरी है कि वो कौन से मुतालबात हैं जिन पर इनका अब तक डेडलॉक बरकरार है। स्पीकर साहब ने अब कह दिया है कि उनको नहीं लगता कि ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे तो हैरत है कि स्पीकर साहब ने ऐसी बात कही है। इस जिम्मेदार ओहदे पे बैठे हुए उन्हें बड़ा कॉशियसली इन चीज़ों पे कमेंट। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं समझता हूँ, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है। बहरहाल जो भी है, देखें एंड ऑफ द टर्म आ रहा है और एंड ऑफ द टर्म में आपने देखा है कि चाहे पिछला टर्म हो चाहे उससे पिछला हो, कम से कम अब ये है कि असेंबलियाँ 5 साल नहीं तो 4.5 साल तक पहुंची हैं। पहले तो ये भी नहीं होता था, पहले तो 2 साल 2.5 साल में जाती थी। तो हाँ, डिस्पोंडेंसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि सिचुएशन गवर्नमेंट की काफ़ी ख़राब है। जो भी गवर्नमेंट लेजिस्लेशन लाती है उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। कुछ गवर्नमेंट का अपने वजह से, कुछ गवर्नमेंट की जो पार्टी है उसमें दरारें पड़ने से या व्हाटएवर। देखें ना, ये चीज़ें एक दिन में नहीं बिल्डअप होती। ये चीज़ें आज अगर पीएमएलएन के एमएनएस नहीं आते या सेनेटर्स नहीं आते तो इसकी पूरा आप पिछले 4 साल 4.5 साल शक नहीं कि कोरम वो पूरा नहीं करते, आपकी पार्टी बाकायदगी से आती है। मगर क्या अब इसके ऊपर गौर फिक्र हो रही है कि सेनेट इलेक्शन से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एमक्यूएम सारे मिलके इस्तीफे दे देंगे? देखिए, क्या होगा या क्या नहीं होगा ये तो जाहिर है बातचीत हो रही है ऑपोजिशन की। नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी बात इसमें नहीं हुई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जाहिर है कि सिचुएशन तो इवॉल्व करती है ना, पॉलिटिकल सिचुएशंस
डोंट रिमेन स्टैटिक, स्पेशली इस किस्म के माहौल में जहां गवर्नमेंट जो है वो तितर बितर नज़र आ रही है। अपोजिशन भी अपने तरफ से ज़ाहिर है कोशिश करेगी अपनी अपनी पोजीशंस को मैक्सिमाइज करने के लिए आइंदा इलेक्शंस में, आइंदा टर्म्स में। But does that include giving resignations before the Senate elections in the National Assembly and dissolving the provincial assemblies, sir? See, first of all, when you say dissolving the provincial assemblies, it makes no sense for anybody to do that. अगर सेनेट इलेक्शंस में जाना है तो प्रोविंशियल असेंबलीज नहीं वोट करना है। अगर हम उनको डिसॉल्व कर देंगे तो फिर हमें सेनेटर्स कहाँ से इलेक्ट होंगे? क्या सा रायां हो रही हैं कि जी सेनेट इलेक्शंस को रोकने के लिए कुछ इकदाम उठाए जाएंगे? देखिए, रोकने के लिए तो बहुत सारे इकदाम हो सकते हैं, बट आई थिंक ये सुसाइडल कोर्स पे मोस्ट लाइकली पॉलिटिकल पार्टीज शायद न जाएं इस सिनेरियो में। क्या चाहते हैं सब? जाहिर है कि जो अपोजिशन है वो कोशिश करेगी कि जो लाइकलीहुड है कि पीएमएलएन अपनी सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ा जाए सेनेट में, उसको किसी तरीके से जाहिर है सर्कमेंट करना है, लेकिन वो पॉलिटिकल जरिए से करेंगे आप। जब सेनेट का इलेक्शन आएगा तो फिर जाहिर है कि उसमें जोड़ तोड़ भी होगी, मेंबर से भी बात की जाएगी। यू आर होपफुल कि सेनेट का इलेक्शंस होंगे? हम सेनेट के भी और नेशनल असेंबली के भी इलेक्शंस चाहते हैं। ये तो कोई सियासी बंदा जो है वो नहीं कहेगा कि ये इलेक्शंस ना हो या सिस्टम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली चलता ना रहे। सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बार बार कहता है कि अगले इलेक्शंस को जो करंट सेंसस है उसके मुताबिक करने के लिए ये जो हल्का बंदियों का बिल इस वक्त सेनेट में फंसा हुआ है, जहां पे आपकी खासी अच्छी तादाद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और आपके इत्तेहादियों की, वहां पे जब तक पास नहीं होता तो हम उस सेंसस के मुताबिक हल्का बंदियां नहीं कर सकते और वक्त पे इलेक्शन उस तरीके से नहीं हो सकते जिस तरह के आप सब चाहते हैं। तो व्हाट इज होल्डिंग यू बैक जी? डिलिमिटेशन बिल के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे दो इश्यूज हैं और दोनों को अलग अलग करके मैं डील करूंगा। पहली चीज तो ये कि सपोज आज अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो क्या होगा? इलेक्शंस होंगे, सेनेट इलेक्शंस नहीं होंगे। नहीं, सेनेट की बात नहीं कर रहा। नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो ऑटोमेटिकली विद इन 90 डेज इलेक्शंस होने हैं जी। और किस डिलिमिटेशन पे होंगे? जो लास्ट पब्लिश्ड सेंसस के बेसिस पे हुई, विच इज द 98 सेंसस के बाद जो डिलिमिटेशन हुई है, जो करंट डिलिमिटेशन है उसी पे दोबारा से होंगे। अब अगर वी फास्ट फॉरवर्ड डाउन टू अप्रैल में जून, जब तक आगे होता है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी वो इस ख्याल से बनाई गई थी कि वी गो डाउन टू द फुल टर्म, और उसमें हम जो है उस वक्त हमारे पास नई हल्का बंदियां नहीं होंगी। सो आइदर वी गो बैक टू द लास्ट वन विच इज द लास्ट पब्लिश्ड सेंसस, or if the census is published by that time, which I doubt, but nevertheless अगर वो possibility है तो फिर एक kind of a crisis आ जाएगा कि नया सेंसस पब्लिश हो गया है, हल्का बंदियां पुराने सेंसस पे हैं, so what is to be done जी। और उसके अंदर लोग कोर्ट में जा सकते हैं ना, ये मसला है। लोग कोर्ट में तो हर सूरत में जाएंगे, पुराने पे करें, नए पे करें, तो बुरान पैदा हो जाएगा ना, क्राइसिस हो जाएगा। तो अभी आपने जो है ना सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली वो तो की हुई है, समथिंग और द अदर इज ब्रूइंग, एवरीबॉडी इज प्लेइंग देयर कार्ड्स। बट फिनिश योर थॉट जो आप कह रहे थे। तो उसमें या तो ये है कि गवर्नमेंट अगर इतना ही वो अनसर्टन है तो इन टाइम इलेक्शंस करा दे और पुराने हलकों पे करा दे। कोई ये एक्सटेंडेड केयर टेकर्स, ये वो जो रूमर्स चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे वहीं के वहीं। इवन इफ इट्स पोस्ट सेनेट इलेक्शन करा दे बिफोर the new census is published। तो ये मुतालबा आपने हुकूमत के सामने रखा है, कहा है कि जी आप पुराने सेंसस पे करा दें इलेक्शन। हमारा मुतालबा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के पास ये सब सॉल्यूशंस होने चाहिए ना, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, या तो देखे ना, मिलके
फैसले लिए जाएंगे ना जी? निगरान हुकूमत भी आपके मिलके फैसले लिए जाएंगे जी? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, ठीक है, टू टेक डिसीजंस। हमारे हाथ में नहीं होता, उनके हाथ में होता है ना ये सब चीजें करना। तो या तो सीरियस हों, सेनेट में बैठें और बैठ के देखें कि भाई ये कि कैसे बिल पास होगा। डिलिमिटेशन की बात, डिलिमिटेशन का बिल अगर आपने नए वाले उस पे क्यों नहीं पास हो रहा नवीद कमर साहब डिलिमिटेशन का बिल? भाई गवर्नमेंट से पूछे ना कि उनके लोग पूरे क्यों नहीं आते। वो इससे पहले कि वो पास बक करें ऑपोजिशन के ऊपर, पहले तो खुद अपना तो हाउस एंड ऑर्डर करे ना। अच्छा, कता कलामी माफ, मुझे आपकी ही पार्टी के लोग बता चुके हैं कि मंडे के दिन ये फैसला हो गया था कि डिलिमिटेशन बिल के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसके हामी में वोट डालना है, मगर शाम तक मामला कुछ और हो गया। कहते हैं लोग कि जरदारी साहब नहीं चाहते कि डिलिमिटेशन बिल के ऊपर वोटिंग हो, उसकी क्या वजह है वो नहीं बताते। फिर जंग की सुपर लीड आपने देखी होगी कि जी 11 मुतालबात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो क्या है मुतालबा? There is no such thing। मगर फिर मुतालबा क्या है? देखें, पहली चीज तो ये, पहली बात भी डिनाई मैं करता हूँ कि ऐसी कोई चीज नहीं है। पीपल्स पार्टी क्यों नहीं चाहेगी कि इलेक्शंस हों और टाइम पे हों, ठीक है ना। ये बात गलत है। ये फिर ये कहीं कन्वे होते होते चीज़ों जो हैं वो इस तरह से बन जाती हैं। पीपल्स पार्टी ने उसूली फैसला किया हुआ है कि हमने आफ्टर ऑल नेशनल असेंबली में तो हमने वोट किया, तो सेनेट में भी है, लेकिन सेनेट में ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है एंड इट इज़ नॉट बीइंग मैनेज प्रॉपर्ली, और उस वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। प्लस मिसमैनेजमेंट किस किस्म की है जिसकी वजह से डिलिमिटेशन का बिल पास नहीं हो रहा? देखें, किसी भी लेजिस्लेशन को थ्रू कराने के लिए किसी भी हाउस से यू हैव टू मैनेज द एंटायर सिस्टम ना। ये खुद ब खुद नहीं होती, ये कौन मैनेज नहीं कर पा रहा? गवर्नमेंट ही कर रही ना, जिसका बिल है। तो आप ये कह रहे हैं कि उनका कोरम पूरा नहीं हो रहा, जिसकी उनका अपना कोरम पूरा नहीं होता, लेट अलोन के उनके यू सी दे हैव टू ब्रिंग ऑल ऑफ देयर मेंबर्स। उसके बाद वो देखें बाहर से और कितने मेंबर्स उनको चाहिए कि ये बिल पास हो सके। ये नहीं है कि पहले आप सारे अपने मेंबर्स ले आओ फिर हम देखेंगे कि हम हिलते भी हैं अपनी जगह से या नहीं। ये दिस इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड। यही एक वजह है कि हुकूमत का एटीट्यूड खराब है या पीपल्स पार्टी के और कुछ मुतालबे भी हैं? सीरियसनेस देखिए, पीपल्स पार्टी ने तो पहले दिन से मुतालबा वो ये कह रहे हैं कि जी थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि आप यूनाइटेड नेशंस को लेके आए। नहीं, यूनाइटेड नेशंस को पॉपुलेशन के नहीं। अब देखें, इसी दिस इज द नॉन सीरियस एटीट्यूड। जब आप जिससे मदद मांग रहे हैं उसको रिडिक्यूल करेंगे आप पब्लिक में, तो फिर वो मदद क्या किस उससे देगा? पीपल्स पार्टी ने मुतालबा नहीं किया कोई नहीं। हाँ, हमने थर्ड पार्टी ऑडिट का मुतालबा किया, बल्कि हमने उसको सीसीआई में लेके गए, सीसीआई ने जो है ये फैसला किया। उस फैसला, एक सेकेंड लेट मी एक्सप्लेन, फैसला 1% का हुआ था। बिल्कुल। उसके बाद जब नेशनल असेंबली में वोट का टाइम आया तो एमक्यूएम ने जो है उसको 1% को 5% करने का मुतालबा किया, which was agreed to by the Prime Minister in front of a number of parliamentary leaders, including myself. या उन्होंने कहा वो बिल तो 1% पे पास हुआ ना जी, बिल नेशनल असेंबली में जो पास हुआ जी। देखिए, वो सीसीआई का डिसीजन 1% पे है। ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग दैट नीडेड टू बी डन वाज कि सीसीआई की मीटिंग दोबारा से हो और वो 1% का फिगर जो है वो चेंज करके 5% पे करें। अब इस वक्त जो है अग्रीड प्रिंसिपल है 5% वाला, तो दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट हैड टू कंप्लाई विथ। कोई भी नहीं सीरियसनेस, कोई नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मैं कल बुलाऊंगा सीसीआई की मीटिंग, महीना हो गया है, कोई सीसीआई की मीटिंग नहीं बुलाई गई। उसके बाद उसके लिए जाहिर है आपने ऑडिटर्स को अपॉइंट करने का प्रोसेस तो शुरू करना था ना, कोई प्रोसेस नहीं शुरू हुआ। और ऑडिटर्स कहाँ से लाएंगे? ये थर्ड पार्टी ऑडिट कौन पाकिस्तानी होंगे, कहाँ से? रूस से लाने हैं हमने ऑडिटर से नहीं आएंगे कि पाकिस्तानी होंगे। हमारे एतराजात जो थे वो सेंसस पे थे। ठीक है। और सेंसस में क्योंकि जो फिगर्स आए वो काफी हिलाने वाले थे, नहीं थे, इसलिए और गवर्नमेंट ने उस वक्त भी कहा था कि हाँ हम ऑडिट करा सकते हैं, तो हमने कहा कराएं, लेकिन उसके बाद फिर वो बात खत्म। और कोई आपका मुतालबा सर?
इसके अलावा ये मतलब इट रिवॉल्व्ड अराउंड दिस ना। ठीक, अब गवर्नमेंट अपना एटीट्यूड ठीक करे। अब ये मुतालबा तो नहीं है, लेकिन ये तो एज अ पॉलिटिकल पर्सन उनको मैं सजेशन भी ये दूंगा कि बाबा अगर आपने किसी से काम करवाना है तो आप थोड़ा सा सॉफ्ट तो अब वजीर आजम जब टर्की से वापस आएंगे तब सीसीआई की मीटिंग होगी और तभी इन चीजों के ऊपर बात होगी और ये मामला आगे बढ़ेगा, ऐसा लग रहा है। नहीं, वजीर आजम तो खैर फोन उठा के वहां से भी कॉल। दूसरी तरफ जो फाटा रिफॉर्म बिल है, हाँ, वहां पे क्यों नहीं हुकूमत जो है वो टस से मस हो रही? काश के मैं आई एम टोटली परप्लेक्स्ड जब हुकूमत ने देखे ना एक तो आया फिर निकाल लिया गया, हाँ, समझ नहीं आई उसकी बात। लेकिन रिफॉर्म तो अच्छा खासा लंबा चौड़ा रिफॉर्म है ना। गवर्नमेंट ने फैसला ये किया कि बाकी चीजें थोड़ी ज्यादा मुश्किल, कुछ और ज्यादा मुश्किल, कुछ और ज्यादा मुश्किल है, ये सबसे सिंपल काम है। तो इसको लेजिस्लेट कर लेते हैं कि ज्यूरिसडिक्शन जो है हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, वो हम फाटा को एक्सटेंड कर दें। दैट इज ऑल दैट दे आर डूइंग। वो कुछ नहीं रिफॉर्म में फिलहाल होगा। गवर्नमेंट ने कहा हम बहुत सीरियस हैं, हम ये करेंगे। वो ऑर्डर ऑफ द डे पे उन्होंने लिख के सर्कुलेट भी कर दिया। सुबह को असेंबली होनी है, रात को ऑर्डर ऑफ द डे मिलता है। उस रिफॉर्म्स बिल इज पार्ट ऑफ द ऑर्डर। सुबह को आते हैं, लो एंड बिहोल्ड बाय सम मैजिक वो खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। तो जाहिर है कि एवरीबडी इज शॉक्ड। बात हुई, आप अभी मिलके आए थे स्पीकर साहब से, तो इस पे जरूर आपकी बात हुई होगी। लेकिन वो तो कहते हैं कि गवर्नमेंट, मैं खुद गवर्नमेंट से पूछता हूँ कि ये क्यों है। दूसरी तरफ जो स्पीकर साहब ने अभी बयान दिया है जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि ये हुकूमत जो है मुद्दत पूरी नहीं करेगी, उसके लिए ऑपोजिशन को इकट्ठा होना पड़ेगा। इमरान खान साहब के साथ आपके कुछ ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, जो कि वो तो अललान कहते हैं कि जी जरदारी साहब की मौजूदगी में हम बात नहीं करेंगे। नहीं, इमरान खान साहब तो ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई मेरे पास जवाब नहीं है। जाहिर है कि उन्हें हम पसंद नहीं है तो हमें वो पसंद नहीं है, बस ये तो इस तरह से नहीं होता। फिर नवाज शरीफ साहब को या BMLN की गवर्नमेंट को इस वक्त तो हम ये कहेंगे ना कि इमरान खान ही बचा रहा है, क्योंकि इमरान खान का एटीट्यूड जो है वो एक कंबाइंड ऑपोजिशन बनाने में सबसे बड़ी रुकावट है। तो आप लोग आपस में तो बात नहीं कर पा रहे पार्लियामेंट में, मगर ताहिरुल कादरी साहब काफी यूजफुल नजर आ रहे हैं। वो जो है सारी पार्टी से मिल बैठ के बात कर रहे हैं और आप पार्लियामेंट्री लीडर्स जो हैं सारे उनके पास जा रहे हैं। एक मिनट, मैं एक और बात भी, जो आपने स्टेटमेंट दी ना कि आप पार्लियामेंट में नहीं मिल पाए, मैंने स्टेटमेंट नहीं चले, आपने जो सवाल भी किया उसमें एक कैविएट था। पार्लियामेंट में तमाम अपोजिशन जो है वो इकट्ठे होके चल रही है। अगर इस वक्त भी हम बाइकआउट कर रहे हैं तो ऑल द पार्टीज इंक्लूडिंग द PTI आर पार्ट ऑफ दैट ना। तो ये नहीं है कि पार्लियामेंट में, ये तो इमरान खान साहब का अपना एक एटीट्यूड है जिसकी बात हो रही है। वो अपोजिशन को कोहेसिवली चलने में कोई और रुकावट नहीं है। तो ये ताहिरुल कादरी साहब के साथ जो ताहिरुल कादरी साहब के साथ जब मॉडल टाउन वाला वाकया हुआ और 14 लोग शहीद किए गए, तो वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जो कि वहाँ गए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के सदर विद द सैंक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप, वो वहाँ गए उनके साथ। सर, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ सड़कों पर उतरेगी? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर वो काम करेगी जो कि उसूली तौर पे सही होगा। बाकी क्या नहीं, देखें टेक्टिकली क्या उस पर्टिकुलर दिन पे होता है या नहीं होता, वो तो उसी दिन पे फैसला होगा ना। लेकिन इन प्रिंसिपल यस वी आर सपोर्टिंग दैट। मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रही हूँ जो कि पिछली दफा जब ताहिरुल कादरी साहब आए थे तो धरना जब उन्होंने दिया था, आप लोग हुकूमत के साथ खड़े थे, तब आप ताहिरुल कादरी साहब के साथ खड़े, आप पार्लियामेंट के। आज आप कहाँ खड़े हैं? आज भी हम पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं, आज भी हम पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इंसाफ मिले इन लोगों को। वो इसमें मगर सर, इंसाफ के लिए तो फिर आप अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं ना, इंसाफ के लिए। और अदालत ने खूब इंसाफ किया है। अदालत में जब गया और उन्होंने एक रिपोर्ट दे दी, जस्टिस साहब हैं, वो तो उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करना तो हुकूमत का काम है ना। वो कैसे
होगा। तो जब तक वो बगैर प्रेशर के, कोर्ट में तो चल रहा है केस, अब बगैर प्रेशर के ये केस चल रहा है। मैं कंप्लीट करूं, बगैर प्रेशर के ये हुकूमत कोई काम नहीं करती। तो क्या और उस वजह से हर दफा छोटे छोटे बिल्स भी हैं, उसके लिए भी प्रेशर डालना पड़ता है। वो असेंबलीज का बाइकआउट 4 दिन से आप देख रही हैं करना पड़ता है। तो वो तो ऐसी चीज़ है जिसमें हुकूमत के गले में एक चीज़ आ रही है क्लियरली, तो वो इतना आसानी से तो वो नहीं चलने देंगे ना। तो जाहिर है कि ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू स्टैंड इन सपोर्ट ऑफ मिनाजुल कुरान, ताकि उस पे जो है इतना दबाव पड़े कि वो कोई मतलब कोई प्रैक्टिकल चीज़ उसमें आगे बढ़ सके। जमात इस्लामी जो है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर फाटा रिफॉर्म बिल ना हुआ तो 31 दिसंबर को हम ऐलान करेंगे धरने का। फिर ताहिरुल कादरी साहब भी एहतजाज की बात कर रहे हैं, आप भी रूठे हुए हैं हुकूमत से। क्या ये असम्बलियाँ मुद्दत पूरी कर देंगे या जिस तरह स्पीकर साहब ने कहा मामला ख़त्म हो जाएगा पहले? मेरी दिल से ख्वाहिश तो ये है कि पूरी करें मुद्दत, लेकिन अगर हुकूमत का रवैया सही नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। सर एक और सवाल इलेक्ट्रल रिफॉर्म बिल के हवाले से, उसके ऊपर जो आग लगी पूरे पाकिस्तान में वो इस शिक के ऊपर लगी कि जी आपने जो एक हल्फनामा है वो क्यों चेंज किया। आप भी उस कमेटी के अंदर थे जहाँ पे ये चेंज हुआ। बेबी एज फार एज वी आर कंसर्न नहीं, कोई डिस्कशन नहीं हुआ इसको चेंज करने का। अब हम खुद परेशान हैं कि ये किस स्टेज पे ये जो भी चीज़ हुई वो या तो ये होता ना कि बैठ के डिस्कस होता, बहस मुबाहिसा होता, सब लोग मौजूद थे, रिलीजियस पार्टीज भी वहाँ मौजूद थी, तो इतना बड़ा इशू तो ऐसे अंडर द टेबल होके तो नहीं जाता। तो पता नहीं ये किस स्टेज पे हुआ, किस स्टेज पे हुआ। अगर कोई इशू बड़ा होता जहाँ डिस्कशन होता तो हर स्टेज पे इसका जो है ये इशू उठाया जाता। आपको नहीं मालूम किसने चेंज किया? मुझे नहीं मालूम, ना ही बाकी जो मेंबरान हैं उनसे भी जो डिस्कशन हुआ उसमें से किसी को ये पता है कि ये किस स्टेज पे चेंज हुआ और किसने किया। आप एक रोशन ख्याल पार्टी हैं, जिस सिमत में ये है जहाँ पे उलमा हजरात आ जाते हैं, धरने करते हैं, मुतालबे उनके मान लिए जाते हैं। अभी हमने देखा कि पीर सियालवी के सामने भी मुतालबा किया गया कि राना सनाउल्लाह साहब इस्तीफ़ा दे दें। ये एक सही ट्रेंड है, ख़ास तौर पर पार्लियामेंटेरियंस जाके अपने इस्तीफ़े उनके सामने रखें, स्पीकर के सामने ना रखें। खैर अल्टीमेटली तो स्पीकर के पास ही वो आने हैं, लेकिन ये काफ़ी मैं कहूँगा कि खौफनाक ट्रेंड है, जहाँ इशूज़ PCLV के साथ जाना या ना जाना, ये इलेक्शन ईयर है, वो एक और बात है। लेकिन जो यहाँ धरना लगा और पूरा 1.5 महीना रावलपिंडी इस्लामाबाद पैरालाइज रहे, वो एक बहुत डेंजरस काम था, और जिसके नतीजे में गवर्नमेंट का और उनके साथ मुआहदा होता है और स्टेट इंस्टीट्यूशंस उसको काउंटर साइन करती हैं। ये अगर प्रेसिडेंट बन गया तो फिर तो अल्लाह जाने पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। जनरल से जिस ज़माने में छोड़ के गए थे वो हम वहाँ से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद साहब इंटरव्यू देने का।